हाँ भाई, तो कल की क्लास में अपन बात कर चुके थे किसके बारे में। एक तो टॉपिक पढ़ा था अपन ने विद्युत बल, और एक पढ़ा था अपन ने विद्युत क्षेत्र के प्रकार, और कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे, है ना। तो विद्युत क्षेत्र के एक बार मैं कल का दोहरान करा दूं 2 मिनट में आपको। विद्युत क्षेत्र के प्रकार अपन ने 2 प्रकार के देखे थे। मैंने आपको कल 2-3 पॉइंट समझाए थे कि एक सिंगल अगर मैं एरो बना रहा हूं तो ये है विद्युत क्षेत्र रेखा, और अगर ऐसे में बहुत सारे एरो बना दूं, बहुत सारे एरो बना दिए जाएं, तो अब क्या बन जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में 2 नाम आते हैं, परिमाण और दिशा। सदिश राशि है इसलिए। तो परिमाण तो क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी हुआ करती है ना। अभी जैसे हर जगह गैप आपको बराबर दिख रहा है लगभग, इसका मतलब परिमाण हर जगह कैसा है, समान। परिमाण कैसा है, समान। जैसे मान लो ये चित्र बनाऊं मैं, यहां तो बल रेखाएं पास पास और यहां दूर दूर, तो यहां बल रेखाएं सघन हैं इस पॉइंट ए पर, तो और बी पॉइंट पर बल रेखाएं विरल हैं, यानी कहूं दूर दूर हैं। तो ए पर क्षेत्र की वैल्यू कैसी है, ज्यादा, और बी पर वैल्यू कैसी है, कम। इस चित्र में परिमाण समान है और इस चित्र में परिमाण कैसा है, अलग अलग। दिशा कैसे देखते हैं, जिस बिंदु पर दिशा देखनी होती है ना, उस बिंदु पर खींचते हैं कि स्पर्श रेखा, और वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो फिर मैंने इस आधार पर क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा था, समरूप और असमरूप। समरूप क्षेत्र वो होते हैं जिनका परिमाण और दिशा हर जगह कैसी हो, समान। समरूप क्षेत्र को मैं समदूरस्थ समांतर रेखाओं से दर्शाता हूं, और असमरूप क्षेत्र या तो परिमाण अलग हो जाए, ये चित्र में हो गया, या फिर देखो इस चित्र में गैप तो बराबर है पर दिशाएं कैसी हैं, अलग अलग। क्योंकि यहां स्पर्श रेखा खींचोगे तो इधर जाएगी, इधर दिशा है, यहां खींचूंगा तो इधर जाएगी, इधर दिशा है, तो दिशा कैसे हो जाएगी, अलग अलग, और दोनों भी अलग हो सकते हैं। फिर हमने एक हेडिंग पढ़ी थी, कौन सी, विद्युत बल, कि एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई आवेश स्थिर अवस्था में है। कंडीशन ध्यान रखना, अगर आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर कैसी अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में, तो आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। परिमाण होता है F बराबर QE। धनावेश के लिए बल लगता है क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश के लिए बल लगता है क्षेत्र की विपरीत दिशा में। 2 पॉइंट तो आपको मैंने ये पढ़ाए थे ना, और कुछ साथ में क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, याद है ना। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है द्विध्रुव में से। जो 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, द्विध्रुव में से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। इजी इतना है कि अगर एक बार आपने ढंग से देखा ना तो 100% याद हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट है। अब एक नया शब्द एक भी नहीं है, जो चीज आपने पुरानी पढ़ी है। कल मैंने आपको एक सवाल कराया था लास्ट में, अध्यारोपण के सिद्धांत से विद्युत क्षेत्र निकालना, तो मैंने बताया कि कितने आवेश है पहले वो ढूंढो, कहां निकालना है, वहां दिशा वगैरह निकालो। फिर आपने ऐसा कुछ किया ना, ये मानना है कि एक न्यूमेरिकली करा रहा हूं एक तरीके से, हेडिंग तो क्या है, पर सुनना भाई बहुत ध्यान से। और जब तक लिखने के लिए नहीं कहा जाए कोई लिखेगा नहीं ना, समझे ध्यान से। हेडिंग है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से तो बेहद इंपॉर्टेंट है ना। और कम से कम 6-7 न्यूमेरिकल आपको इसके ऊपर मिलेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट 1-2 क्लास का रहेगा ये ना, आज की क्लास लग जाएगी पूरी और कल की भी लग जाएगी ना। हेडिंग का नाम है भाई विद्युत द्विध्रुव। क्या नाम है, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम है हेडिंग का, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, समझिए ध्यान से। देखिए, विद्युत का सीधा मतलब होता है आवेश से। इस चैप्टर में जहां वैद्युत शब्द का उच्चारण करते हैं, जिसमें मैंने कहा वैद्युतिकी, तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, आवेश का अध्ययन करते हैं। तो वैद्युत का मतलब तो किससे है, आवेश से। आप द्विध्रुव समझें पहले तो, द्विध्रुव क्या चीज है। द्वि का मतलब 2 और ध्रुव का मतलब श्रेय, बोल सकते हैं ना, 2 टर्मिनल। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कितने टर्मिनल हो, 2। जैसे देखना, पहला टर्मिनल और कुछ दूरी पर एक है दूसरा टर्मिनल। द्विध्रुव
मतलब वही परिभाषा आएगी, शाब्दिक अर्थ तक धीरे धीरे पहुंचो, वहां अपने पहुंच जाओगे। सबसे पहले आप द्विध्रुव शब्द को क्लियर करो। द्वि का मतलब कितना होता है? दो, और ध्रुव का मतलब मैं दो सिरे कह दूं, दो सिरे कह दूं, पर मुझे पढ़ना क्या है? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होगा कि इन दोनों सिरों पर क्या होने चाहिए? आवेश। क्या होने चाहिए? आवेश। तो द्विध्रुव बनाने के लिए सुनना ध्यान से, दो आवेश काम में लिए गए, दोनों के परिमाण समान होंगे। मतलब इसका परिमाण स्मॉल क्यू है, इसका परिमाण भी कितना होगा? स्मॉल क्यू। मतलब इसका परिमाण 2 माइक्रोकूलम है तो इसका भी कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम। इसका 3 माइक्रोकूलम है, इसका भी कितना होगा? 3 माइक्रोकूलम। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि आवेशों के परिमाण कैसे होने चाहिए? समान। कंडीशन है ये भैया। द्विध्रुव बनाने के लिए आवेशों के परिमाण कैसे होने चाहिए? समान। दूसरी बात, अब दिमाग लगा, अगर ये सजातीय होते और पास पास रखे होते तो प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा लगता, बहुत अधिक अस्थायी हो सकता था ये। तो इसलिए स्थायी बना रहे, इसके लिए प्रकृति इनकी विपरीत की गई। इसको माइनस का बनाया गया, किसी भी एक को माइनस का। कोई जरूरी नहीं है कि यही माइनस का हो सकता है कि पहला प्लस का हो और दूसरा किसका हो? माइनस का। तो जो द्विध्रुव, देखो द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब सिरे, दो सिरे, और हम पढ़ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव, तो दो आवेशों का समूह है। कितने आवेशों का? दो आवेशों का समूह है। अब उस समूह की खासियत क्या क्या है? आवेशों के परिमाण कैसे हैं? समान। विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति, ये समझ में आए दो पॉइंट? अरे हाँ है ना। मतलब एक आवेश अगर +2 माइक्रोकूलम है तो दूसरा -2 माइक्रोकूलम कंपलसरी है। अब मैं कहूं एक +2 है और एक -3 है, क्या द्विध्रुव बन पाएगा? कतई नहीं बन पाएगा। आवेश परिमाण में समान, विपरीत प्रकृति के हों, और तीसरी बात, जो इनके बीच का सेपरेशन है, जो बीच की दूरी है, दूरी ना बोलकर विस्थापन बोलोगे तो और ठीक रहेगा, क्योंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण आप पढ़ने वाले हो वो सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश। और सदिश राशि में दूरी तो कैसा रूप है? अदिश रूप है, और विस्थापन कैसा रूप है उसका? सदिश रूप है। तो दूरी ना बोलकर विस्थापन बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इन, अब फिलहाल बोलने को चलन दूरी से कर सकता हूं ना। इन दोनों के जो मध्य की दूरी है ना, दूरी का रिप्रेजेंटेशन बुक में 2a से किया गया है। अब सुनना इसकी कहानी थोड़ी सी। आप कहोगे भाई बीच की दूरी 2a क्यों साहब? ए ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, ए ले लें, ए से आंसर आएगा। डी ले लें, डी से भी आंसर आएगा। पर होगा क्या कि ये जो बीच की दूरी है ना, अति अल्प है। सुनना बच्चों बहुत ध्यान से, ये पढ़ाता आपको थोड़े आगे समझ में आएगी। बीच की दूरी कैसी है? अति अल्प है। कभी कभार आप देखोगे आपको इसके 2 हिस्से करने पड़ेंगे। जब मैं आपको अक्षर रक्ष पढ़ाऊंगा तो 2a का आधा कितना हो जाएगा? a, फिर उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, a स्क्वायर। तो 2a खुद अल्प है, उसका आधा करूंगा a और अल्प हो जाएगा, और अल्प संख्या का स्क्वायर करोगे तो और अल्प हो जाएगी। 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है, तो इतने अल्प हो जाएंगे। इसलिए इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कितना माना गया है? 2a। इस बात के पीछे कतई कोई तर्क नहीं है कि 2a ही लेना है। क्या आप दूरी को d से रिप्रेजेंट करते आए हो ना, d मान सकते हो, कतई गलत नहीं होगा। पर ज्यादा बेटर जो बुकों में अक्सर लिखा होता है, पुरानी जो आरबीएससी की बुक वगैरह थी उनमें भी क्या लिखा हुआ था? 2a। एनसीईआरटी में तो डी लिखा हुआ है, आप डी भी काम में ले सकते हो, पर मैं इसको किससे करा रहा हूं? फिर 2a से मान लेते हैं। मेरी बात समझ ध्यान से। तो जो बीच की दूरी है ना, मध्य की दूरी, मध्य की दूरी अति अल्प होनी चाहिए भाई, अति अल्प। 3 पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? ये बताओ। देखो हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, सुनना, अपने आप पूरी कहानी बन के आएगी। हेडिंग क्या नाम था? विद्युत द्विध्रुव। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कम से कम 10 बार बोर्ड में आ गई होगी 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। 2 परिभाषाएं इसमें, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 2 परिभाषाएं थी ना। एक परिभाषा किसकी? विद्युत क्षेत्र की, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश बल महसूस करता है। और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ऐसे ही 2 परिभाषा यहां आने वाली है, वो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली परिभाषा किस चीज की है? विद्युत द्विध्रुव। और दूसरी परिभाषा पढ़ूंगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जरूर आती है भाई। तो पहले आप विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा सीखेंगे। दिमाग में कुछ घुमा नहीं घुमा? मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो शब्द दिमाग में घुमाइए भाई। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत का मतलब आवेश,
द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब श्रेय, दो आवेशों का समूह है। विद्युत द्विध्रुव क्या चीज है भाई? विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेशों का समूह, दो आवेशों का समूह है। ये समझ में आया कि नहीं आया? विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेशों का समूह है, और उन आवेशों की ये विशेषताएं होनी चाहिए, किसी भी क्रम में बोल दो, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। परिमाण समान, याद रखना बार बार, परिमाण समान, प्रकृति विपरीत, मतलब एक कोई पॉजिटिव दूसरा कोई नेगेटिव, और बीच की दूरी, विस्थापन बोलूंगा तो गलत नहीं रहेगा, ध्यान रखना, बीच की दूरी अति अल्प, बहुत कम होनी चाहिए, ऐसा समूह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आप इन शब्दों को परिभाषा के रूप में कैसे बोल दीजिए? बुक में लिखा होता है दो सजातीय, दो समान परिमाण और विजातीय आवेशों का समूह जिनके मध्य की दूरी अति अल्प है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। नहीं बेटी बात समझ में? कैसे भी जो आपको, आप तो कुछ समय पहले बोलूंगा कि दो परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत आवेशों के जिनके बीच की दूरी अति अल्प हो, उनका समूह द्विध्रुव कहलाता है। या पहले इस शब्द को बोल दे, इससे कतई कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पर बात क्या क्या बोलनी है कि द्विध्रुव दो आवेशों का समूह है, द्विध्रुव दो आवेशों का समूह है, और उन आवेशों की खासियत क्या क्या है? परिमाण समान, प्रकृति विपरीत, और बीच की दूरी अति अल्प। एक और दो एग्जाम्पल दिखाऊं द्विध्रुव के, तब कहानी समझ में आएगी, सुनना। एग्जाम्पल देख, देखो नाम से भी क्लियर है, ध्रुव, ध्रुव का मतलब ध्रुवता आ गई है, मतलब प्लस माइनस अलग अलग होंगे, याद करो। ध्रुवता क्या होती है? ध्रुवता चिन्ह, ध्रुवता का अर्थ क्या होता है? चिन्ह, और आप इसमें दो ही चिन्ह है, प्लस और माइनस, तो दोनों वास्तव में अलग अलग भी हैं, तो ध्रुवता शब्द भी क्लियर होता है यहां से। एग्जाम्पल आता है बच्चों इसका NaCl। क्या एग्जाम्पल है इसका? NaCl। NaCl को आप आयनों में तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस। देखो मैं कहानी सुनाता हूं इसकी, Na प्लस और एक हो जाएगा साहब Cl माइनस। पहले तो देख, क्या दो आवेशों का समूह है? अरे क्या दो आवेश हैं? बिल्कुल दो आवेश है साहब। क्या परिमाण समान है? हां। कितना परिमाण है Na प्लस? एक कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन। अलग को याद रखना, ये क्वेश्चन है बुक में। NaCl में, अब आपको आवेश कभी सवाल में देगा नहीं, एग्जाम्पल दे दिया उसने NaCl, तो अंडरस्टूड है कि NaCl के अंदर जो आवेश है ना, वो है प्लस और माइनस, क्योंकि Na पर तो प्लस है और Cl पर क्या है? माइनस E, या बड़ा रूप लिखूं तो 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। क्या दो आवेशों का समूह है? अरे चेक करो भाई, क्या परिमाण बराबर है? बिल्कुल, इसका भी E और इसका भी E। क्या प्रकृति विपरीत है? बिल्कुल, एक प्लस और एक है माइनस। और NaCl का एक अणु को 1 आध किलोमीटर लंबा तो होता नहीं है, अति अल्प। अरे NaCl नमक एक छोटा सा अणु, एक पार्टिकल, बीच की डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, बहुत कम होता है। तो किसका एग्जांपल हो गया द्विध्रुव का? HCl। HCl किसका एग्जांपल है? हुआ कि नहीं होता इसी तरीके से? H प्लस और Cl माइनस। ऐसे H2O भी होता है। H2O कुछ इस तरीके से होता है, O ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने शायद, हाँ है ना। यहाँ -2 आता है ऑक्सीजन पर तो, और हाइड्रोजन पर +1 और +1, तो -2 को दो हिस्सों में तोड़ देना, -1 और -1, तो एक द्विध्रुव तो यहाँ बन जाता है और एक द्विध्रुव यहाँ बन जाता है। पढ़ेंगे अपना, आगे सवाल कराएंगे और वैरायटी सवाल कराएंगे। फिलहाल विद्युत द्विध्रुव शब्द का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया, आप तो ये बताइए। ये चित्र दिमाग में बस गया ना अपने में? बहुत बार बनाऊंगा, अच्छे से शब्द क्लियर कर लेना। सुनना ध्यान से, मैं एक परिभाषा लिखता हूं, गलती नहीं होनी चाहिए भाई ना। द्विध्रुव क्या? अभी द्विध्रुव आघूर्ण तो हमने पढ़ा ही नहीं है। खैर, द्विध्रुव आघूर्ण देखते हैं क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा समझ में आ गई क्या? दिमाग में ऐसा आना चाहिए, द्विध्रुव का नाम सुनते ही क्या दो आवेशों का समूह रहा होगा, परिमाण कैसे रहे होंगे? समान, प्रकृति कैसी होगी? विपरीत, और बीच की जो दूरी है या विस्थापन है अति अल्प रहा होगा। इस सिस्टम को बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। परिभाषा बोल रहा हूं, सुनना। कहीं से स्टार्ट कर लो, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं कि दो आवेशों का ऐसा लिखना मत, साथ में मनी मन में बोलने का प्रयास करना भाई ना। ऐसा समूह, दो आवेशों का ऐसा समूह। कैसा समूह? इसकी विशेषता बोलते जाओ। जिनके परिमाण
समान। पहली बात, दोनों आवेशों के परिमाण कैसे होने चाहिए? समान, जिनके परिमाण समान, कॉमा विपरीत प्रकृति, आप लिख दो कॉमा विपरीत है प्रकृति हो, विपरीत प्रकृति तथा, इसी में जोड़ दो, तथा मध्य की दूरी, बोलो दूरी के ब्रैकेट में आप एक नाम और डाल दो, चाहो तो क्या? विस्थापन। पूरा ही लिखो। दो आवेशों का ऐसा समूह जिनके परिमाण समान, ये विपरीत प्रकृति की बजाय प्रकृति विपरीत लिखेंगे तो शायद ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? वो विपरीत प्रकृति थोड़ा बैठ नहीं रहा। समान कॉमा प्रकृति, अब ठीक लग रहा है, विपरीत तथा मध्य की दूरी, बोलिए अति अल्प हो, अति अल्प हो, कॉमा लगा करके क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अरे डेफिनेशन समझ में आएगी, रटनी पड़ेगी? पहले ये बताओ, नाम से क्लियर हो जाएगा ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से क्लियर कर लेना। नाम पढ़ते ही दिमाग में स्कैन होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव, विद्युत का मतलब आवेश, द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब सिरे। कितने आवेशों का समूह है? दो आवेशों का। और खासियत क्या क्या है? परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, बीच की दूरी या विस्थापन अति अल्प है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। एग्जाम्पल, पहले चित्र बनाता हूं, इसका चित्र बनाता हूं। पहले ये चित्र बहुत बार बनाना पड़ेगा आपको, कम से कम 5-6 बार तो बनेगा, और भी ज्यादा बनेगा शायद सब चैप्टर मिला करके। तो नाम दे दिया करूंगा ए बी। अरे क्या नाम दे दूं इसको? मैं कोई भी नाम देना पड़ेगा तो इधर को बार बार, ए बी। तो ए पर मैं माइनस क्यों लिया करूंगा हमेशा? अच्छा, ए पर ही माइनस क्यों ले रहा हूं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि ए पर ही माइनस लूं, ए पर प्लस ले सकता हूं और बी पर क्या ले सकता हूं? माइनस। पर मैं हमेशा ए पर माइनस ही लूंगा। उसका रीजन क्या है कि जो आप अगली टर्म पढ़ने वाले हो ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। कहां दिशा होती है? ऋणावेश से धनावेश। तो यहां ऋणावेश लूंगा और यहां धनावेश लूंगा, तो दिशा इधर हो जाएगी, और इधर लिखना शायद ठीक रहता है। अब अगर मैं चित्र को आगे बढ़ाऊं तो इधर बढ़ाना ठीक रहेगा कि इधर बढ़ाना ठीक रहेगा? अपन लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, तो इसलिए शायद इधर चित्र बढ़ाने को आसान तरीका रहेगा मेरा, तो इसलिए मैं माइनस को इधर लूंगा। कोई रीजन नहीं है कहीं आपको ये कह दे भाई नहीं माइनस यहां क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया? ले सकते हैं, प्लस इधर लेंगे तो चित्र दिशा कहां आ जाएगी? इधर। उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। माइनस क्यू, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई साहब? प्लस क्यू। टोटल दूरी कितनी? 2a। टोटल दूरी कितनी? फिलहाल टोटल एक साथ लिख रहा हूं, ये लो, ये दूरी 2a। अच्छा, 2a क्यों ली वो समझ में आया कि नहीं आया? ताकि आधा करके स्क्वायर करना पड़ जाए। अब मैं डी लेता तो डी का आधा कितना करना पड़ता है? डी/2 उसका स्क्वायर कितना होता है? डी स्क्वायर बटे 4। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कुछ और कोई रीजन नहीं है। तो आप क्या मान लें? डिस्टेंस को 2a मान लें। कोई तकलीफ है किसी को 2a मानने में? चलिए, ये किसका चित्र हो गया? द्विध्रुव का। समझ में आया? चित्र नहीं आया? अब मैं आज के बाद द्विध्रुव के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। जब भी द्विध्रुव आएगा केवल ये कहूंगा कि माना ए भी एक द्विध्रुव है ना, तो कहूंगा प्लस क्यों रखा हुआ है, माइनस क्यों रखा हुआ है। अंडरस्टूड है कि द्विध्रुव है, एक माइनस क्यों और एक है प्लस क्यों है। एग्जाम्पल बोलना है इसके, NaCl HCl H2O, और भी बहुत सारे संभव है। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? एक क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको कि द्विध्रुव क्या होता है, इसका डायग्राम और इसके एग्जाम्पल। अब सुनना एक कहानी, इसमें एक नाम आता है आदर्श विद्युत द्विध्रुव। क्या नाम आता है? आदर्श विद्युत द्विध्रुव। तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे? यहां साइड में लिख देता हूं मैं ना, आप तो नीचे लिखेंगे। आदर्श विद्युत द्विध्रुव कब कहेंगे आप इसे? या फिर ऐसा क्वेश्चन बना लो कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की क्या शर्त होगी? आदर्श विद्युत द्विध्रुव की क्या शर्त होगी? सुनना ध्यान से। कोई भी द्विध्रुव, अच्छा आदर्श वैसे वास्तव में होता है कोई ना, मात्र कल्पना होती है। मात्र क्या होती है? कल्पना। अगर आवेशों के परिमाण तो हो उच्च, बड़े बड़े आवेश होने चाहिए। आवेशों का जो परिमाण है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा। और बीच की दूरी बिल्कुल नगण्य, ना के बराबर।
लिखने का तरीका होता है, आप जानते हो। तो मैं पहले हिंदी में लिख दूं, फिर आपको एक सिंपल रूप लिख दूंगा कि यदि आवेशों के परिमाण, बोला करो, आवेशों के परिमाण कैसे हों, उच्च, तथा दूसरी कंडीशन मध्य की दूरी नगण्य। ध्यान रखना, द्विध्रुव आदर्श अवस्था में कब कहलाता है, अगर आवेश तो हो हैवी, बड़े परिमाण के, उच्च परिमाण के ना, और बीच की दूरी कैसी हो, नगण्य हो, तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव को क्या कहते हैं, आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, कहते हैं या कहलाता है, कुछ भी लिखता है। अरे समझ में आया ना? आपको बुकों में ऐसा हिंदी लिखा नहीं मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा, देखना कि Q और एरो का निशान जानते हो उसका मतलब क्या होता है? अभी आप लिमिट पढ़े नहीं हो शायद, मैथ में लिमिट नहीं पढ़ी ना आप लोगों ने। अब कल वगैरह पढ़ोगे तो एक टर्म आएगी लिमिट। ए एरो दिखाता है टेंस टू, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, टेंस टू, और हिंदी का उच्चारण है इसका अग्रसर। ऐसा लिखा मिलेगा Q टेंस टू इनफाइनाइट, सुनना ध्यान से, Q टेंस टू इनफाइनाइट, बोलना सीखो पहले तो। Q टेंस टू इनफाइनाइट अर्थ क्या है, आवेश अनंत की ओर अग्रसर है। अनंत नहीं है, अनंत तो कोई संख्या ही नहीं है ना, पर आवेश बहुत बड़े हैं, और बहुत बड़ी संख्या को क्या बोलते हैं अपन, अनंत। तो उसे लिखने का सिंबल होता है, ऐसा बुक में लिखा मिलता है Q एरो लगाकर अनंत, मतलब Q टेंस टू इनफाइनाइट मींस आवेश अनंत की ओर अग्रसर है, मतलब आवेश कैसे हैं, उच्च हैं। और मैंने साथ में क्या बोला है बच्चों, दूरी कैसी है, नगण्य। तो दूरी का रिप्रेजेंटेशन 2a से कर रहा हूं ना मैं, 2a टेंस टू 0, ये लिखा मिलेगा। बताओ आदर्श द्विध्रुव की कहानी समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। अरे इस द्विध्रुव में ये हेडिंग और ज्वाइंट कर दी मैंने साथ में, मेन हेडिंग तो विद्युत द्विध्रुव है। मेन हेडिंग तो क्या है, अब तक तो विद्युत द्विध्रुव कहानी शायद मुझे लग रहा है अक्षर से क्लियर हो गई होगी, है कोई गुंजाइश? दो आवेशों का समूह, समान परिमाण, विपरीत प्रकृति, मध्य की दूरी अल्प, 3-4 लाइन बोल दे। पहला शब्द क्या ध्यान रखना है, दो आवेशों का समूह है, परिमाण कैसे है, समान, प्रकृति कैसी है, विपरीत, मध्य की दूरी कैसी है, अल्प। इस समूह को कहा जाता है द्विध्रुव। चित्र क्लियर हो गया होगा शायद। ए भी बनाओ, -q +q, बीच की दूरी 2 है, खेल खत्म, हाँ या ना? एग्जाम्पल NaCl, HCl, H2O कैसे कैसे है वो आपको मैंने समझा दिया। और एक आदर्श द्विध्रुव कब होता है, Q टेंस टू इनफाइनाइट एंड 2a टेंस टू 0, आवेश अति उच्च हो, अनंत की ओर अग्रसर हो, और बीच की दूरी नगण्य हो, ना के बराबर हो, तो द्विध्रुव आदर्श द्विध्रुव कहलाता है। लिखो जल्दी से फटाफट एक बार। ठीक है भाई, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना, लिख लेना आराम से। ठीक, देखिए साइड में जाता हूं, ले लो भाई जितने लिया वो। तो एक हेडिंग हो गई अपनी कौन सी, विद्युत द्विध्रुव। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखना सेकंड हेडिंग इसके अंदर। देखिए भाई नेक्स्ट हेडिंग देखिए आप, 30 अगली जो इसमें दूसरी हेडिंग आती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हेडिंग है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सुनिएगा ध्यान से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने के लिए पहले आपको विद्युत द्विध्रुव समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें विद्युत द्विध्रुव भी नहीं पता है तो उसका आघूर्ण तो कहां से निकाल पाएंगे ना। तो द्विध्रुव कहानी क्लियर हो गई, दो आवेशों का समूह, समान परिमाण, विपरीत प्रकृति, और बीच की दूरी या विस्थापन अति अल्प या नगण्य। अब सुनना, मैं चित्र बना रहा हूं द्विध्रुव का एक बार।
यहां पर कैसा आवेश लेता हूं हमेशा, माइनस क्यू, और समझा दूंगा यहां क्यों लिया था माइनस क्यू, प्लस क्यू हो गया एक तरीके से, और बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं, 2a, है ना। और इसका कोई नाम दे देंगे a, और इसका नाम क्या हो जाएगा साहब, b। चित्र क्लियर हुआ द्विध्रुव का, बहुत बार बनने वाला है भाई, है ना, तो रटना पड़ेगा, उससे बेटर है कि एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप। अब सुनना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल है P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल है P, और इसका सूत्र है, आपको दो आवेश दिख रहे हैं ना, द्विध्रुव में दो आवेश होंगे। अच्छा एक बात तो बताऊं, द्विध्रुव का कुल आवेश कितना आएगा, द्विध्रुव का कुल आवेश 0। अरे आवेश अदिश राशि है, आवेश योज्यता का नियम याद करो, सिंपल योग होगा, दो आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, जोड़ के देख ले कितना आएगा, 0। याद रखना द्विध्रुव का कुल आवेश, अब दो टर्म बोलूंगा मैं, एक तो बोला मैंने द्विध्रुव का कुल आवेश कितना है, तो आपने कहा 0, और मैं कहूं द्विध्रुव का आवेश कितना है, Q प्लस 2 कूलाम माइनस 2 कूलाम है, तो मैं कहूं द्विध्रुव का कुल आवेश कितना है, तब तो आंसर आया 0। और मैं कहूं द्विध्रुव का आवेश कितना है, तो 2 माइक्रो कूलाम उस कंडीशन में। अरे नहीं आया आपको समझ में, द्विध्रुव के आवेश का मतलब है किसी भी एक आवेश का परिमाण, इसका परिमाण लूंगा तब भी Q आएगा, इसका परिमाण लूंगा तब भी क्या आएगा, Q। तो P का सूत्र है Q गुणा बीच की दूरी या विस्थापन, 2a बोलते आए हो क्या आप, ये द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र है साहब, परिभाषा ऑटोमेटिक बन जाएगी। सूत्र याद हुआ आपको, सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा, बहुत काम देगा। P बराबर Q इंटू 2a, बोला P बराबर Q इंटू 2a, P बराबर Q इंटू 2a। P क्या चीज है, P क्या चीज है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या है, द्विध्रुव का कुल आवेश, सिर्फ द्विध्रुव का आवेश, या और डिटेल बोलना चाहो तो द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, और 2a दोनों आवेशों के बीच की दूरी या विस्थापन। क्योंकि P सदिश राशि है तो यहां सदिश रूप दूरी नहीं होता, क्या होता है, विस्थापन होता है। तो आप द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बना पाओगे आराम से, कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य के विस्थापन का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव का चित्र दिमाग में आ गया, और आघूर्ण का सूत्र रखना P बराबर Q इंटू 2a। अब ये क्यों होता है, ये इसका कोई जवाब नहीं होता है भाई, द्विध्रुव में सब सामान्य परिमाण क्यों लिए, ये है जो है वही पढ़ना पड़ेगा, उससे आगे अपन समझेंगे चीजों को। तो जो चीज स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड पढ़ी जाएगी भाई ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई, सूत्र याद हो गया सबको, P बराबर Q इंटू 2a। तो P क्या चीज है, Q और 2a का गुणनफल। Q क्या चीज है, जो द्विध्रुव के दो आवेश हैं उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण, और 2a द्विध्रुव के जो दो आवेश हैं उनके बीच का विस्थापन, या फिर आप दूरी भी कह सकते हो। तो परिभाषा निकल के आई कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के विस्थापन, दूरी कह दोगे तो भी सही रहेगा पर सटीक बोलिए, विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक बताओ जल्दी से, क्या मात्रक होगा इसका, मन ही मन में सोचना है। आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक आता है कूलाम इंटू मीटर। एक स्टैंडर्ड मात्रक और है, आप याद रख पाओ तो डिवाई, दवाई नहीं डिवाई, रह जाए नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है, आप तो सीएम याद रखो, चीफ मिनिस्टर नहीं, कूलाम इंटू मीटर। सेंटीमीटर में समझ जाना, देखो सेंटीमीटर में सी और एम ऐसे कुछ इस तरीके से लिखा होता है, और यहां कूलाम इंटू मीटर कुछ इस तरीके से लिखा होगा। नहीं आया समझ में आपको, मात्र समझ में आ गया, कूलाम इंटू मीटर। सदिश राशि है, ध्यान रखना कैसी राशि है, सदिश। अगर सदिश रूप में लिखना है तो आप P के ऊपर वेक्टर लगाओगे तो यहां किसके ऊपर वेक्टर आ जाएगा साहब, इसके ऊपर, क्योंकि मैंने इसको विस्थापन नाम दिया है। अरे विस्तार सदिश राशि में तो वेक्टर आएगा। दिशा आपको याद रखनी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, ऋणावेश से धनावेश, तो इस दिशा में, इसीलिए मैं ऋणावेश को यहां लेता हूं और धनावेश को यहां,
ये दिशा हो गई साहब पी वेक्टर की। बताओ 2-3 कहानी समझ में आई कि नहीं आई? छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बन गए। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, उसका सूत्र, उसका मात्रक, उसकी दिशा, 4 क्वेश्चन बन गए छोटे छोटे से। द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सिर्फ एक चीज याद रखो, P बराबर Q इंटू 2A। रट लो। रटना क्या है यार इसमें, ये तो वैसे नॉर्मल याद हो जाएगी। P बराबर Q इंटू 2A, P बराबर Q इंटू 2A। परिभाषा बना पाओगे? बोल के देखना, मन मन में बोल रहा हूं मेरे साथ साथ ना, कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के विस्थापन का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P बराबर Q इंटू 2A सदिश राशि है। दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, मात्रक कूलम इंटू मीटर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? नोट करिए। चलिए हेडिंग डाल लें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, और इतनी देर अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना तो 100% याद हो गई होंगी। एक तो विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव तो एक समूह है, 2 आवेशों का एक सिस्टम है, समान परिमाण, विपरीत प्रकृति, बीच की दूरी अल्प, इतना ध्यान रखना। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव में से निकालते हैं P बराबर Q इंटू 2A। परिभाषा लिख रहा हूं, सुनना। परिभाषा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, ये समझ में आया ना भाई? मतलब मैं क्यू की बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पता है ना आपको परिभाषा लिखते हुए? P बराबर Q इंटू 2A। परिभाषा थोड़ी रटी जाती है। तो Q क्या चीज था? द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य, क्या नाम दूं? बोला करो। विस्थापन का गुणनफल। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य विस्थापन का गुणनफल, कॉमा लगाइए, क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बोलिए समझ में आया? यहां तक नहीं आया? अरे डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? सूत्र बोल दो इसका, P बराबर Q इंटू 2A। ये तो अदिश रूप में हो गया भाई। कौन से रूप में हो गया? अदिश रूप में। और अगर ये सूत्र आपको सदिश रूप में लिखना पड़ जाए तो P के ऊपर वेक्टर और Q इधर 2A के ऊपर वेक्टर। ये 2A में ध्यान रखना, 2 है, अलग अलग नहीं है। 2A पूरी एक ही संख्या है, एक तरीके से बीच की दूरी। अच्छा, अब इसके बारे में 1-2 बात और। इसका मात्रक की अगर बात कर लें हम, कूलम इंटू मीटर याद कर लेना। मात्रक होता है साहब, पहले हिंदी में लिख दूं कहीं आप सेंटीमीटर समझ जाओ। कूलम इंटू मीटर, ब्रैकेट में CM इसका प्रतीक हो जाएगा। बेमा निकाल पाओगे? बेमा आइए, तो बच्चों वाली बात है यार। क्या बेमा? क्या कूलम की तो A1 T1 और मीटर की L1। पूरा रूप M0 L1 T1 A1। सदिश है, आदेश है? सदिश है कि आदेश है? सदिश। यह है कौन? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि है। अब सदिश है तो फिर कोई ना कोई दिशा भी रही होगी। दिशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में लिख रहा हूं। आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। बताओ द्विध्रुव आघूर्ण क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई आपका?
अरे क्लियर है? 2-3 हेडिंग हो गई। एक हो गया विद्युत द्विध्रुव, एक हो गया आपका आदर्श विद्युत द्विध्रुव, और एक हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नोट करें जल्दी से, चलो नोट का मतलब स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए देखिए आगे, देखिए ना, तो 2-3 नाम क्लियर हैं सब ये। अब इसमें 2-1 नाम अभी और भी बाकी है ना। तो देखो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना बताया आपको मैंने? 0। और विद्युत द्विध्रुव के आवेश का मतलब है किसी भी एक आवेश का परिमाण। ठीक है ना भाई, है ना? अब आगे बढ़ते हैं, सुनना। 2 नाम इसमें द्विध्रुव में अभी और बाकी हैं। मतलब इतना पोर्शन समझ में आ गया है ना, तो अब आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी भाई। आगे कुछ नया नहीं है इसमें, सब वही पुरानी बात है। देखिए 2 नाम आते हैं, एक तो आता है अक्ष और एक आता है इसमें निरक्ष। काफी फेमस नाम है भाई ना, द्विध्रुव में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है कि अक्ष क्या होता है और निरक्ष क्या होता है। सुन लेना, समझने वाली बात है केवल। आपने द्विध्रुव का चित्र वापस बना रहा हूं मैं, हमेशा बनेगा अब ये। क्या क्या बनाना होता है इसमें? यहां पर तो -q और यहां लेता हूं मैं +q। अब तो द्विध्रुव की कहानी पूरी क्लियर हो गई होगी। 2 आवेश हैं, परिमाण समान, प्रकृति विपरीत, और बीच की दूरी अल्प। अच्छा, इसका नाम मैं ए देता हूं और इसका नाम देता हूं मैं बी। कोई मध्य बिंदु मान लू, कोई भी। अरे कोई ना कोई बीच का सा बिंदु भी तो रहा होगा, ओ। टोटल दूरी कितनी मानते हैं? 2a, तो 2a ना, तो हाफ कितनी हो जाएगी? a, इसलिए मैंने 2a मानी थी। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप d मान लोगे तो आधी आधी कितनी करनी पड़ेगी? d/2 और d/2। टोटल a मान लोगे तो आधी आधी कितनी हो जाएगी? a/2 और a/2। उस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सुनना ध्यान से, इसमें अक्ष कहां है और निरक्ष कहां है? क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा द्विध्रुव की वजह से, अक्ष पर और निरक्ष पर। तो अक्ष की बड़ी आसान पहचान है, ये दोनों आवेश मिलाए ना अपन ने, दोनों आवेश है ना, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली इधर भी अनंत तक और इधर भी कहां तक है? अनंत तक। क्या कहलाती है? अक्ष। बड़ा सरल है। अक्ष की परिभाषा, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्ष। क्यों पढ़ा रहा हूं? अभी मैं थोड़ी देर बाद हेडिंग पढ़ाऊंगा, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव के कारण कहां पर? अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैं बिंदु इस जगह पर, यहां देखो, चूंकि इधर भी ले सकता हूं, पर इधर डायग्राम बनाना, हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं कि राइट से लेफ्ट लिखते हैं? लेफ्ट से राइट, तो फिर इधर चलना ठीक रहेगा। इसलिए मैं बिंदु को कहीं यहां टिक कर लिया करूंगा, कहीं भी जहां मुझे अच्छा लगेगा। यहां 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 यहां, एक ही बात है, पूरा अक्ष। नहीं आई कहानी समझ में? अच्छा, दूरी कहां से मानूंगा अक्ष की? इस आवेश से मानूंगा तो ये दुखी हो जाएगा, और इससे मानूंगा तो ये दुखी हो जाएगा। किसी भी चीज की दूरी नापनी होती है तो मध्य बिंदु चुनते हैं। अरे मैं यहां से कहूं कि यहां से जयपुर 80-100 किलोमीटर है, अरे जयपुर की खुद की लंबाई 100 किलोमीटर है। उधर वाला कोना नापूंगा तो कुछ और डिस्टेंस बैठेगी, इधर वाला नापूंगा तो कुछ और डिस्टेंस बैठेगी। इसीलिए तो डिस्टेंस कहां से नापते हैं अपन? सेंटर में से नापते हैं। तो जो द्विध्रुव की दूरी ली जाएगी, द्विध्रुव की जो दूरी ली जाएगी वो कहां से नापी जाएगी भाई? इस जगह से। अरे नहीं आया आपको समझ में? आया कि नहीं आया पहले तो बताओ। अक्ष समझ में आया? अक्ष कहां होता है? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। अक्ष पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो जो बिंदु आपको चुनना है वो अक्ष के ऊपर लेना पड़ेगा। और मैं जो कहूं, मान लो कि हमें द्विध्रुव से r दूरी पर, द्विध्रुव से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है अक्ष पर। दिमाग लगाना, द्विध्रुव से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है कहां पर? अक्ष पर। तो बिंदु तो अक्ष पर ही लूंगा, और दूरी r है ना, इसका मतलब यहां से इस मध्य बिंदु से और इस बिंदु की दूरी में r कहना चाह रहा हूं शायद। अरे हाँ या ना? ये तो हो गया अक्ष। निरक्ष कहां है? लिख दूं मैं इसको, ये तो भाई साहब इसमें क्या हो गया? अक्ष। अक्ष बोलते हैं इसको, और इसका नाम, एक नाम और है अनुदैर्ध्य बोलते हैं इसको।
दो नाम आते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है उसी दिशा के अनुदिश, और अनुप्रस्थ होता है उसके लंबवत। तो अक्ष कह दे, या कई किताबों में अनुदैर्ध्य अक्ष लिखा होता है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है ना। निरक्ष कहां है? निरक्ष कहां है? निरक्ष होता है बच्चों अक्ष के लंबवत। निरक्ष कहां होता है? अक्ष के लंबवत। अब अक्ष बहुत लंबा है तो इसका मतलब बहुत सारे निरक्ष हो जाएंगे। अब मैं कहूं निरक्ष पर क्षेत्र निकाल, तो बिंदु कहां मानोगे आप? यहां 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 यहां, बहुत सारे बिंदु हो जाएंगे। एक चीज और होती है निरक्ष में, ध्यान रखना, पहली बात तो अक्ष के लंबवत होता है, सही है, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मध्य बिंदु से गुजरता है। अक्ष के लंबवत कितनी रेखाएं यहां पर? अनंत। और अक्ष बहुत लंबा है, इसके लंबवत रेखाएं खींचनी हो कितनी हो जाएंगी? अनंत। पर मैं कहूं अक्ष के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली कितनी रेखाएं? एक। एक कौन सी? ये वाली। अरे है का ना है? ऊपर भी ले सकते हो और पूरा है। पर बताओ आप ऊपर लोगे कि नीचे लोगे? ऊपर। जाहिर सी बात है, हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं और यहां पर डायग्राम बनाते हैं कुछ ऊपर, तो मैं कहीं निरक्ष पर बिंदु इस जगह मान लिया करूंगा। बताओ कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अक्ष निरक्ष क्लियर हुए ना? बार बार परेशान करेंगे आपको ये अक्ष ढूंढना निरक्ष ढूंढना, तो ये दिमाग को पहले क्लियर करा लो हर चीज। अक्ष कहां होता है? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा अक्ष कहलाती है। निरक्ष कहां होता है? अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? निरक्ष कहलाती है। अरे क्लियर है बात यहां पर? तो मैं दो एक परिभाषाएं लिखा दूं आपको। एक, ये क्या बन जाएगा? निरक्ष। डायग्राम तो नहीं बनाना है, क्यों दिमाग लगाओ खाली, बहुत बार बनाएंगे अपने से डायग्राम। तो एक छोटी सी परिभाषा आप लिख सकते हो चाहो तो, क्या? अक्ष। अच्छा निरक्ष के और नाम बताऊं? निरक्ष को, इसको अनुदैर्ध्य नाम दिया है तो इसको क्या बोल सकता है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ अक्ष बोल दे। कई बार एग्जाम आता है अनुप्रस्थ अक्ष पर। अब तुम कैसा अक्ष है ही, तो अक्ष नहीं है। अनुदैर्ध्य अक्ष होता तो वो अक्ष होता, पर अनुप्रस्थ बोला गया है, मतलब वो क्या है? निरक्ष। या इसका एक बहुत फेमस नाम है बच्चों, विषुवतीय तल। इस नाम से भी आता है विषुवतीय तल। एक बार बोर्ड में आया हुआ है, 2015 में क्वेश्चन आया था, विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो बहुत से बच्चे तुक्का लगा के आए, फिर उनको पता ही नहीं था। अक्ष का है तो अक्ष पे, और निरक्ष का है तो निरक्ष पर। ये आप दिमाग में रखोगे। अक्ष के दो नाम हो गए ना, कौन कौन से? मैं लिख दूं इसमें, अक्ष, या फिर क्या बोल सकता है इसको? ये क्या बोल सकता है? अनुदैर्ध्य अक्ष। अनुदैर्ध्य अक्ष। तो अक्ष की परिभाषा क्या बन जाएगी बताओ? विद्युत द्विध्रुव की दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा अक्ष कहलाती है। अरे अक्ष समझ में आ गया ना? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है साहब? अक्ष कहलाती है। और एक दूसरा नाम क्या आ सकता है? निरक्ष। और निरक्ष को क्या बोल सकता है वो? याद रखना, अनुप्रस्थ, या फिर क्या बोल सकता है? विषुवतीय तल। कोई भी नाम आ जाए, तीनों का मतलब एक ही है। क्या ये बच्चा, मतलब ये जो शब्द है ना, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रभावित कर देते हैं। अभी मैं सीधा कहूं द्विध्रुव की वजह से निरक्ष में निकालो, 100% बच्चे कर देते हैं। पर अगर मैं कहूं द्विध्रुव की वजह से विषुवतीय तल में निकालो, तो काफी बच्चे फिर फंस जाते हैं, फिर वो तुक्का लगाते हैं, क्योंकि करना तो उनको है एक ना एक, या तो अक्ष है ये, या क्या है? निरक्ष है, तो तुक्का है भाई फिर वो, तो है ना। तो निरक्ष की क्या परिभाषा है इसमें बताना? निरक्ष की में दो बातें ध्यान रखनी है बस केवल। पहली बात तो अक्ष के लंबवत होगा, और अक्ष के लंबवत तो बहुत सारी लाइनें होंगी, तो फिर कहां से गुजरेगा? मध्य बिंदु से। तो परिभाषा है अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? निरक्ष
अच्छा, ये परिभाषाएं तो गारंटी से नहीं पूछेगा कि अक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है, पर सवाल करते समय आपको बहुत मदद मिलेगी। बार बार कह रहा हूं, अक्ष उधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। निरक्ष ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, पर हमारी सहूलियत के हिसाब से अक्ष को इधर चुनते हैं और निरक्ष को कहां लेते हैं, ऊपर लेते हैं। जल्दी से दोनों परिभाषाएं नोट कर लें। चित्र बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है, भले ही ना, केवल दो परिभाषाएं नोट करें भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं ना। इसके ऊपर एक आध दो क्वेश्चन देखेगा, ठीक है ना भाई, जल्दी से लिखो इसको। आप आगे क्वेश्चन लिखें दो एक ना, विद्युत द्विध्रुव के ऊपर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने टाइप के, वो करते हैं अपन। उसके बाद अब आपको हेडिंग क्या पढ़नी है वैसे बता दूं मैं। इसके बाद में द्विध्रुव की वजह से अपन अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और द्विध्रुव की वजह से क्या निकालेंगे, फिर दोबारा हमें निरक्ष पर। एक तो आज ही हो जाएगी शायद, और एक का अपन कल करवा देंगे, देखना ध्यान से। क्वेश्चन देखें भाई इसके ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है ना। क्वेश्चन समझना ध्यान से और करने का प्रयास करना। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है 3.4 गुना 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर। 3.4 गुना 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर है। उसके ट्राई करने में आपको ना, उसके आयनों की मध्य की दूरी होगी, मतलब आपको उनके आयनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। पहला ऑप्शन है 2.12 गुणा 10 की घात -11 मीटर। ऑप्शन नंबर बी है 0, फिर 2 mm और 2 सेंटीमीटर। 0 सी 2 mm मतलब मिलीमीटर और डी 2 सेंटीमीटर। जल्दी से ट्राई करिए फटाफट। ट्राई क्वेश्चन जरूर करना है भाई ना, बिना ट्राई करे सवाल में कोई मजा नहीं है। बस मैं लिख दूंगा और आप लिख लोगे, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता आपका, है ना। जल्दी ट्राई करें। 4 ऑप्शन में से एक आंसर है और कमेंट करके आप इसका आंसर बताएं भाई। कमेंट करके इसका आंसर बताएं आप जल्दी से। HCl अणु का एक द्विध्रुव आघूर्ण जो दिया आपको दिया गया है और आयनों के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन है और आप कहो तो आपके हिसाब से एक और बना दूं जो आपका आंसर आएगा शायद, जहां तक मेरा विचार है। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज जो आपका आएगा शायद, है ना, क्योंकि अपना कभी सही आंसर आज तक आया ही नहीं है जो अब आएगा। गुणा भागी ना हो हमसे तो। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छा ए, हाँ शायद ए आंसर होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से भी आंसर ए ही होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार आराम से, समझिए भाई। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना आराम से, वो बहुत समय लग जाएगा। ध्यान से बोर्ड पे देखें अब आप। HCl अणु दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्या HCl अणु द्विध्रुव है? हाँ पढ़ा है हमने। HCl किसका उदाहरण है? द्विध्रुव का। यहां देखें बोर्ड पे देखें और ध्यान से भाई। और क्या दिया हुआ है आपको, ये क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर मतलब लंबाई दे रखी है। सेंटीमीटर में लंबाई दे रखी है शायद, है ना। सेंटीमीटर नहीं है, दिमाग मत लगा देना। कूलाम इंटू मीटर कह रहा है ना द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब किसका मान दिया है आपको? पी का। अरे किसका मान दिया है? पी का। 3.4 गुणा 10 की घात -30, आवाज नहीं आ जाए, कूलाम इंटू मीटर। आयनों के मध्य की दूरी क्या होगी आपको निकालना क्या है भाई? मध्य की दूरी मींस 2a फाइंड आउट करना है। बार बार कह रहा हूं कि 2a, ऐसा मत कर दे कहीं a फाइंड आउट कर दो। a दूरी थोड़ी है, दूरी टोटल कितनी है? 2a। चलो अब निकालते हैं। सूत्र क्या कहता है? सूत्र क्या पढ़ा भाई हमने साहब? हम तो एक ही सूत्र जानते हैं, P बराबर Q इंटू 2a।
और निकालना क्या है 2a, तो फिर 2a का सूत्र बन जाता है साहब P/Q। बना के नहीं बना, सारे आंकड़े जमा दे ऑटोमेटिक उत्तर आ जाएगा, इसमें दिमाग कहां है भाई। 2a बराबर P/Q है ना, P कितना है 3.4 गुना 10 की घात -30, और गाड़ी यहां आके फंसी होगी, आपकी फंसी होगी थोड़ी बहुत। क्यों आवेश, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, HCl को तोड़ के देख, H+ और Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, और जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो आवेश E 1.6 गुना 10 की घात -19 प्लस माइनस में, तो हमें तो परिमाण लेना होता है, तो मैं लेने वाला हूं भाई 1.6 इंटू 10 की घात -19 मीन्स 2a बराबर, पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, क्या दिख रहा है 34/16, पॉइंट से तो पॉइंट गया, 34/16 2 से काटो, ऊपर कितना आएगा 17, और नीचे कितना आएगा 8, 10 की घात -19 भाई साहब ऊपर गए, प्लस के 19 हो गए, ऊपर माइनस के 30 बैठे हुए हैं, मुलाकात +19 की हुई, कितना बचेगा -11। भाग देना तो आता ही होगा भाई, यहां से आगे 8 दूनी 16, पॉइंट 1 10, 8 एकम 8, कितने 2, लगभग 2 बार, 2.12 10 टू दी पावर -11, दूरी है ना दूरी, और सवाल एम केस में सोल्व किया है तो मात्रक आएगा साहब मीटर, तो उसके बीच की जो दूरी, अब ऐसा मत करना, बहुत से बुद्धिजीवी क्या करेंगे पता है, ए निकाल देंगे इसमें से, साहब देखो 2a है, 2 का भाग दे दो 1.06 आंसर आ गया, ऐसा नहीं होगा भाई ना, तो आंसर कौन सा है ए। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है शायद, जल्दी से नोट करें फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई ना, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखिए, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया है और आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन लिख लें, पर मैं आराम से साफ कर लूंगा तब तक इसको। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन परस्पर 1 एंगस्ट्रॉन्ग दूरी पर स्थित हैं। 2 आवेश चाहिए ना आपको, तो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ये देखना एक बार, क्या वास्तव में द्विध्रुव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 आवेश हैं, बिल्कुल हैं। क्या परिमाण समान है, बिल्कुल E और E। क्या प्रकृति विपरीत है, बिल्कुल, 1 +E और 1 है -E। और दूरी क्या अल्प है, क्या एंगस्ट्रॉन्ग वास्तव में ही अल्प है। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, जल्दी ट्राई करना स्टार्ट कर दो, ज्ञात करो। मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूं, कमेंट करके जवाब जरूर देना है भाई। ऑप्शन नंबर ए 3.2 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर बी कहां गया, 1.6 गुना 10 की घात -19। ऑप्शन नंबर सी 1.6 गुना 10 की घात -29। एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी, कहां दुबका हुआ है, 3.2 गुना 10 की घात -19 कूलाम इंटू मीटर। कमेंट करके जल्दी से आंसर बताना है। बहुत सरल सिस्टम है ना, ढंग से पढ़ोगे तो मतलब 100% क्लास में याद हो जाएगा, गारंटी है। और इसके बाद आप कोई भी पेपर सॉल्व कर सकते हो ना, किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन आपसे बड़े आसानी से हो जाएगा भाई। सोचो, जल्दी ट्राई करो, कौन सा आंसर है, सी है ना। देखते हैं क्या क्या दिया। सवाल देखो, गुणा भाग करना मेरी दृष्टि में सवाल नहीं है। अब आपसे गुणा भाग हो ना हो भाई, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 12-13 साल पढ़ चुके हो आप लोग, क्या किया है इतने दिनों, तो गुणा भाग करना कम से कम सीखिए। पढ़िए क्या दिया हुआ है, 2 आवेशों की चर्चा कर रहा है भाई,
पहला कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा है साहब? प्रोटॉन। तो अगर मैं आवेश की बात करूं Q, तो क्या 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम लेना होगा मुझे, किसी भी एक आवेश का परिमाण। और बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, हम बीच की दूरी को कितना मानते हैं? 2a, वो है 1 एंगस्ट्रॉम। तो क्या मीटर में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता भाई? 1 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। निकालना क्या है? निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स P कैलकुलेट करना है अपने को। अब सूत्र बोलो जल्दी से। P का सूत्र क्या होगा? Q इंटू 2a। पता है कि नहीं पता है बताओ? अरे हाँ या ना, सारे आंकड़े जमा दो, उत्तर आ जाएगा। P बराबर Q तो हुआ 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और 2a हुआ 1 गुणा 10 की घात माइनस 10। गुणा कर ले, उत्तर ले आ। 1.6 गुणा 19 माइनस 10 29 माइनस में कूलाम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इजी है ना? अरे इजी है ना? 2019 में 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। 2 नंबर का क्वेश्चन था, क्या 1 सेकंड का सवाल है मुश्किल से। चलिए आगे बढ़े। इसी में द्विध्रुव के ही सवाल लेते हैं आज तो अपन, स्पेशल है ना। कहां गया? चलो ये क्वेश्चन ठीक रहेगा। ये देखो, एक डायग्राम दे रखा है, सवाल है ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है ABC। क्वेश्चन लिखिए और ट्राई करके देखना। मैं पहले आपको डायग्राम बना दूं ताकि आप ट्राई करते रहें, फिर मैं आराम से सवाल वाल लिख लूंगा इसके अंदर, है ना। देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना रखा है इसने। मैं डायग्राम बनाता हूं पहले आपके लिए। ये क्वेश्चन है, यहां बना दूं ना, अरे यहां बनाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है और हर बच्चे को जवाब कमेंट करना है भाई ना। समबाहु त्रिभुज का नाम दे रखा है इसने ABC। इस जगह पर आवेश है -q और यहां आवेश है साहब +2q और भुजा इसकी A दे रखी है। क्वेश्चन क्या है? ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों पर +2q -q आवेश क्रम से ABC पर रखे हुए हैं। चित्र दिख गया? निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, पर कौन लिखूंगा? नहीं लिखूंगा मैं तो। ये चित्र बना के दिया हुआ है और क्वेश्चन है निकाय का। मजा आ जाएगा, सवाल हो गया भैया मानना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। ठीक है, करके दिखाइए, चेक करो। आंसर कमेंट करके बताना है आपने को, ना। करो। हवा में नहीं होगा, हवा में नहीं होगा, करके तो देखे। अच्छा, उत्तर बता दूं आपको है? कितना उत्तर लाना है आप तो ये बता दो खाली, बस। लाना कैसे है वो हमारे ऊपर है। नहीं, साइंस के बच्चे में ये तो कला होती है कि आप तो उत्तर बता दो कितना लाना है, कैसे लाना है वो हमारे ऊपर छोड़ो आप। बताओ भाई, उत्तर भी आपके बताना है, मुझे नहीं बताना है ना। बहुत अच्छा सवाल है भाई। हिंट दूं कुछ थोड़े बहुत? अध्यारोपण सिद्धांत लागू होगा। अब आपको सब द्विध्रुव में अध्यारोपण कहां से आ गया? अध्यारोपण तो कोई भी सदिश राशि जमा सकता है। द्विध्रुव से क्या मतलब है? बल हो, विद्युत क्षेत्र हो, सदिश राशि है ना ये भी तो। दिमाग लगा थोड़ा सा। मैं तो कराऊंगा ही, खुद दिमाग लगा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। उम्मीद है क्या होने की?
देखिए बोर्ड देखें मैं ध्यान से, समझना अच्छे से, है ना। सबसे पहले तो द्विध्रुव कहां है वो ढूंढो। हम द्विध्रुव के लिए क्या कंडीशंस फॉलो करते हैं? क्या बीसी एक द्विध्रुव है? अब सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए भाई ना, लिख लेना बाद में, पर समझना मेन इंपॉर्टेंट है। क्या बीसी एक विद्युत द्विध्रुव है? तो जवाब होगा नहीं है। क्या दो आवेश हैं बीसी में? है साहब। क्या परिमाण समान है? बिल्कुल है। दूरी तो अल्प है, मान लो ये अल्प होगा, हो सकता है, पर क्या प्रकृति विपरीत है? क्या बीसी में प्रकृति विपरीत है? बीसी में नहीं है। इसका मतलब बीसी द्विध्रुव नहीं है। ए भी चेक कर, क्या ए भी द्विध्रुव है? क्या ए भी द्विध्रुव है? हाँ है भाई। क्या दो आवेश हैं? दो आवेश हैं। क्या परिमाण समान है? नहीं है। कहां है परिमाण समान? Q और 2Q का परिमाण समान है? नहीं है भाई। और ना AC द्विध्रुव नजर आया होगा आपको। जब द्विध्रुव ही नहीं है तो द्विध्रुव आघूर्ण कहां से आएगा? अरे द्विध्रुव आघूर्ण कब निकालोगे? द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है? P बराबर Q × 2A। पर वो कब निकलेगा? जब द्विध्रुव होगा। जब द्विध्रुव होगा तभी तो द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा। जब द्विध्रुव ही नहीं है तो द्विध्रुव आघूर्ण किसका निकाले? मतलब सवाल गलत है। साहब के साहब सवाल गलत है ना। सवाल गलत नहीं है, थोड़ा ध्यान सुनना। मैंने अभी H2 का एक एग्जांपल बताया था आपको। मैंने कहा था ऑक्सीजन पे -2 है, हाइड्रोजन में +1 है, पर ऑक्सीजन के -2 को मैं तोड़कर, क्योंकि आवेश तो योज्यता नियम होता है ना, तो क्यों ना ऐसा करो ना, इस +2Q को मैं एक नया डायग्राम तो कौन बनाएगा? इसी में कर दो, इसी में कर दे, है ना। +2Q को हटाया, एक तो इसको भाई साहब को लिखा +Q और एक इसको यहां लिखा +Q है, तो अभी भी ये +2Q। अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आया? आवेश योज्यता का नियम क्यों पढ़ाया था? अदिश राशि है ना, क्या अभी भी कुल आवेश 2Q ही है? पर मैंने उसको +Q करके थोड़ा सेपरेट कर दिया। अब द्विध्रुव दिखा, अब दिख गया ना आपको कि बीसी द्विध्रुव है? बीसी द्विध्रुव है क्या? ना। हाँ, कौन कौन द्विध्रुव है? ए भी एक द्विध्रुव है और AC एक द्विध्रुव है। दो द्विध्रुव मुझे नजर आ गए। कौन कौन से? तो इसमें लिखें पहले तो कि चूंकि कौन कौन द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, पहले वो लिखिए आप। कौन कौन व्यवहार कर रहे हैं? AB तथा दूसरा कौन सा है? AC विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे। ये आया कि नहीं आया बताओ? अरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल कि कैसे द्विध्रुव सिस्टम में एक बार देखोगे तो आपको द्विध्रुव नजर आएगा ही नहीं शायद। ये तो किसी भी हरगिज संभव ही नहीं है। पर उस +2 को अगर मैं योज्यता नियम का इस्तेमाल करते हुए +Q कर दूं तो फिर मुझे दो द्विध्रुव नजर आ सकते हैं। अच्छा, इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बता सकता है मुझे कोई? ये बताओ। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। क्या आपको दो द्विध्रुव नजर आ गए? सदिश राशि है द्विध्रुव आघूर्ण, दिशा देख। इसका द्विध्रुव मान ले P1। कितना मान ले? P1। और याद कर, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। मतलब इसकी जो दिशा है ना, ऋणावेश से धनावेश की ओर। क्या मैं ऐसे कर दूं इसको? P1 वेक्टर बोला करो। अरे हाँ या ना? इसका द्विध्रुव आघूर्ण P1 मान लिया मैंने। और एक द्विध्रुव कौन सा है? AC। इसमें दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो ये ऋणावेश और ये धनावेश है। तो क्या ये भाई साहब P2? अरे कुछ बोलो भाई। P1 और P2, हाँ या ना? तो इनके द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, क्या P1 P2 बराबर है, अलग अलग हैं? परिमाण बोल। P1 का परिमाण, द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं साहब, आवेश गुणा दूरी। किसी एक आवेश का परिमाण, बीच की दूरी का गुणनफल। तो आवेश कितना है? Q। दूरी कितनी है? A। मेरे हिसाब से P1 का परिमाण है QA और मेरे हिसाब से P2 का परिमाण भी कितना है? QA। तो क्या मैं यहां पर लिख दूं कि P1 बराबर P2 बराबर QA? नहीं आया? क्या परिणाम ही निकाल पाओगे? कैसे? P1 एक सदिश P1 वेक्टर मान लो, एक सदिश P2 वेक्टर मान लो, दो सदिश, बीच का कोण कितना है? अब नालायक को बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री। ये वाला कोण देखा जाएगा ना,
समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण 60 का है, तो ये भाई साहब भी 60 का है, तो ये कोण कितने का है? 60 का। P1 P2 थीटा कोण पर क्रियाशील हो दो सदिश रिजल्टेंट P इज इक्वल टू रूट ऑफ P1 स्क्वायर है, शॉर्ट ट्रिक अंडर रूट 3 QA। खेल खत्म। लंबा सुनाऊं छोटा सुनाऊं बताओ? लंबा तो ये कहता है कि दो सदिश हैं P1 वेक्टर P2 वेक्टर थीटा कोण पर क्रियाशील है, इनका रिजल्टेंट P इज इक्वल टू रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा। बड़ा करो। अगर इतने से हम संतुष्टि ना हुई हो तो ये लो अपने हाथ में, ये तो परिणामी। क्या परिणामी? द्विध्रुव आघूर्ण P डैश कहता है, कोई दिक्कत नहीं, P कहता है, चलती रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2। ये तो सूत्र भाई आपने बहुत दिनों से पढ़ा है, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था ना उस दिन मैंने कहा था कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आज इसके आपको अहमियत समझ में भी आ रही होगी शायद। वैसे आंसर समझ में आ गया ना कितना आना है आपको? अंडर रूट 3 गुना। शॉर्ट ट्रिक याद है क्या? 60 डिग्री पर हो तो परिणामी रूट 3 गुना आता है, तो रूट 3 गुना कर दे, रूट 3 QA आंसर है। कैसे आया? मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, अगर मान लो 2-3 नंबर का आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? रूट ऑफ जमा है वैल्यू P1 P2 दोनों QA हैं क्या? QA, तो QA का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर प्लस 2 QA और थीटा कितना है साहब? 60। कॉस 60 की वैल्यू बोल जल्दी से। 1/2 कॉस 60 1/2। 1/2 ने 2 को मार दिया क्या आगे चल करके? तो P बराबर अंडर रूट में दिमाग लगाइयो QA का स्क्वायर, ये 2 इससे कट जाएगा तो ये भी QA का स्क्वायर, तो क्या आपको 3 QA का स्क्वायर नजर आएगा अंदर शायद? तो P इक्वल टू अंडर रूट 3 तो रह ही जाएगा और QA के स्क्वायर में से QA बाहर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब चित्र देखते हैं, आंसर आ सकता है आपकी बार। ये द्विध्रुव हो ही नहीं सकता साहब, 2A था तो माइनस से प्लस 1 इधर 1 इधर, 60 डिग्री का कौन समान वैल्यू अंडर रूट 3 गुना किसी एक का, और एक की वैल्यू Q इंटू बीच की दूरी A, तो आंसर अंडर रूट 3 QA। नोट करें जल्दी से, ये अधर्वण का सिद्धांत ही है। अरे अब इसमें मैं बल पूछ लूं यार, यहां बल पूछ लूं तो एक बल इधर और एक बल इधर, इन बल में अंडर रूट 3 गुना बल का हो जाएगा किसी एक बल का। क्षेत्र पूछ लूं तो क्षेत्र का हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लूं तो द्विध्रुव आघूर्ण का हो जाएगा। सिमिलरिटी है या नहीं है पहले ये बताओ? मैंने आपको त्रिभुज वाला क्वेश्चन बल में भी करा दिया है, त्रिभुज वाला क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र में भी हो सकता है, और त्रिभुज वाला क्वेश्चन द्विध्रुव आघूर्ण में भी हो गया है। करिए, नोट करिए जल्दी से ना। नेक्स्ट और देखिए क्वेश्चन आप, और द्विध्रुव आघूर्ण पर कैसा क्वेश्चन संभव है? अपनी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना? एनसीईआरटी में ये है क्वेश्चन नंबर, निकालता हूं 1 मिनट रुकिए। बुक के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1.9 ना, एनसीईआरटी हो तो भाई खोल लेना। 1.9 देखना, आगे बढ़ते हैं। और इसका जवाब आपको भाई बताना है ना सबको। देखिए 1.9 क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर साफ कर लेंगे इसको। तो 1.9 है, कहां गया ये रहा। किसी निकाय में 2 आवेश, किसी का एनसीईआरटी हो तो निकाल लेना भाई ना। किसी निकाय में 2 आवेश, 2 आवेश कौन कौन से साहब? एक तो है QA, और QA की वैल्यू है 2.5 गुना 10 की घात -7 कूलाम, तथा QB इसकी वैल्यू है -2.5 गुना 10 की घात -7 कूलाम। 2 आवेश आ गए, कौन कौन से? QA और QB। ठीक है, 2 आवेश हैं QA और QB, उनके परिमाण दे रखे हैं। क्रम से है 2 बिंदुओं, क्रम से है 2 बिंदुओं। 2 बिंदु कौन कौन से हैं साहब? ए तो दिया हुआ है 0,0, -15 सेंटीमीटर, पहला तो। दूसरा दिया हुआ है साहब B 0,0, +15 सेंटीमीटर पर स्थित हैं, पर स्थित हैं। क्लियर है?
दो आवेश हैं, दो बिंदुओं पर स्थित हैं। सवाल है निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ट्राई करो जल्दी से, मैं इसको साफ करता हूं तब तक, है ना भाई, करिए करिए जल्दी से ट्राई करिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण भी बताना है भाई, और दिशा भी बतानी है अपने को, है ना, कि कितना है और किस दिशा में। सदिश राशि है ना, तो दिशा भी तो रही होगी। जल्दी से करिए। द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए आप इसको, और तो इसके अब आप द्विध्रुव पर कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण संबंधी। हाँ भाई देखिए भाई, ट्राई सबको करना है ना, स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लेना आराम से एक बार, क्योंकि बिना ट्राई करे तो फिर पता नहीं चलेगा ना आपको कि सवाल की अहमियत क्या है। आंसर देखिए ध्यान से, समझे पहले आप। दो निकाय, दो आवेश दे रखे हैं आपको। पहले तो ये देखो कि क्या विद्युत द्विध्रुव है भाई। द्विध्रुव आघूर्ण कब निकलता है, जैसे लास्ट सवाल में हमने देखा साफ दिख नहीं रहा था, पर हमने उसको द्विध्रुव बना दिया कि क्या ये विद्युत द्विध्रुव है। पहली बात तो दो आवेश हैं क्या, बिल्कुल, पहला और दूसरा। क्या परिमाण समान है, 2.5 10⁻⁷, 2.5 10⁻⁷। क्या प्रकृति विपरीत है, प्लस और माइनस, और बीच की दूरी एक -15 सेंटीमीटर पर और एक +15 सेंटीमीटर पर है। हाँ द्विध्रुव बन सकता है। चित्र बनाता हूं उसका, ध्यान सुनना आप। देखिए ये बाई अक्ष, क्योंकि निर्देशांक दिए हुए हैं ना, 0 0 लग रहा है ना कि x और y का मान 0 z अक्ष पर होगा। देख बिंदु, देख ध्यान से, x का मान 0, y का मान 0 और z का मान -15 है। मीन्स ये बिंदु -z अक्ष पर होगा, और ये बिंदु कहां होगा, +z अक्ष पर। बाई अक्ष हो गया, x अक्ष हो गया, दिमाग लगाते रहना भाई अपना। x अक्ष ये भाई साहब बाई अक्ष, ये -x अक्ष और ये माइनस बाई अक्ष। z ऊपर होता है और -z कहां होता है, अंदर। तो ऐसे तो नहीं बनेगा, तो बनाने का तरीका फिर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। ये साइड रिप्रेजेंट कर रही है साहब किस अक्ष को, z अक्ष को, +z अक्ष को, और ये शायद अंदर वाला पोर्शन रहा होगा मेरे हिसाब से, जो क्या बन जाएगा, -z। अरे ये चित्र समझ में आता है क्या आपको? कुछ बोला करो मुंह पे, हाँ या ना। QA जो है कह रहा है कि दो क्रम्स है, मतलब पहला आवेश तो यहां रखा हुआ है A बिंदु पर, और दूसरा आवेश कहां रखा हुआ है B बिंदु पर। पहला बिंदु कहां है, 0 0 -15 है, x का मान 0, y का मान 0, मतलब z अक्ष पर होगा, और z का मान नेगेटिव है ना, तो -z पर होगा। शायद मेरे हिसाब से तो बिंदु A कहीं यहां होगा। बताओ ये समझ में आया क्या आपको? अरे बिंदु A की लोकेशन समझ में आ गई कि नहीं आई? -z अक्ष पर क्यों लिया, x का मान 0 है, y का मान 0 है, z का मान कितना है, नेगेटिव। ये पॉइंट है मेरे हिसाब से A, और यहां रखा हुआ है आपका आवेश क्या, QA। क्लियर है? और इसके निर्देशांक भी लिख दे चाहे तो, 0 0 और -15 सेंटीमीटर में। आया कि नहीं आया पहले तो ये बता। अरे हाँ या ना। B कहां होगा, B कहां होगा, 0 0 +15, x का मान 0, y का मान 0, मीन्स z अक्ष पर है, और z की वैल्यू भी किसकी है, प्लस की है, मीन्स B आपका होगा शायद यहां आपका आवेश Q भी रखा हुआ है, ये पॉइंट B है। इसके निर्देशांक 0 0 +15 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ मुझे बोल भी दिया करो भाई। ये मध्य बिंदु बन जाएगा क्या आपका O। अब सवालों के आंसर सुनिए आप। दो सवालों के जवाब निकालने हैं आपको। पहला सवाल कह रहा है साहब निकाय का कुल आवेश, क्या निकालना है, निकाय का कुल आवेश। और दूसरा क्या निकालना है आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P। क्या निकालना है, P। तो देख सॉल्यूशन, देख ध्यान से। निकाय का कुल आवेश कितना होगा, 0। और निकाय का कुल आवेश कितना होता है, 0।
द्विध्रुव में हमेशा ही निकाय का कुल आवेश कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। और आपको पता हो तो अब तरीके से देख ले, इस निकाय में कितने आवेश हैं, 2, QA और QB। मैंने आपको आवेश योज्यता का नियम पढ़ाया था। किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में मौजूद सभी धनायनों या ऋणायनों के बीज गणितीय योग के बराबर आता है। तो अगर आपको Q टोटल निकालना है, तो जो आवेश है उनको जोड़ दे, इसमें दिमाग क्या लगाना है। पहला आवेश साहब 2.5 गुना 10 की घात -7, और दूसरा माइनस में है 2.5 गुना 10 की घात -7। क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या? पहले आवेश से दूसरा कट गया एक तरीके से, तो टोटल आवेश तो आ गया 0। बता आया कि नहीं आया? अरे विद्वानों, आया कि नहीं आया? पहला सवाल बहुत ईजी है और हर एक बच्चा कर लेगा। मैंने आपको पहले हिंट भी दे दी थी खैर कि कुल आवेश हमेशा द्विध्रुव को कितना आता है, 0 आता है। और आवेश के द्विध्रुव की बात करता हूं तो किसी एक आवेश का परिमाण काम में लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसमें दूसरा है। क्या निकालना है आपको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अरे क्या निकालना है आपको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सूत्र बोल, P बराबर Q इंटू 2A, आवेश और उनके बीच के विस्थापन का गुणनफल। क्या दोनों वैल्यू आपको पता है क्या इसकी? अरे दोनों वैल्यू पता है क्या? P बराबर Q, किसी भी एक आवेश का परिमाण, चाहे इसका परिमाण ले ले चाहे इसका परिमाण ले ले, तो Q की जगह तो आने वाला है 2.5 गुणा 10 की घात -7। आया कि नहीं आया? गुणा, अब एक बात गलती मत कर जाना, गलती कहां करता है, 2A पढ़ाने में समस्या है। बच्चा 2 भी लिख देता है और A का मान भी लिख देता है। 2A क्या चीज है? दूरी, आवेशों के बीच की दूरी शायद 30 सेंटीमीटर है मेरे हिसाब से। तो मूल बिंदु से ये 15 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ प्लस में, और ये इधर 15 सेंटीमीटर हुआ, तो टोटल डिस्टेंस तो शायद 30 सेंटीमीटर हो गई। अरे ये मूल बिंदु है, एक 15 उधर है और एक 15 इधर है, तो दोनों के बीच की दूरी 15 + 15 कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। तो मीटर में जमाना है मुझे, तो 30 गुणा 10 की घात -2, ये पूरा 2A का मान है, ये आप याद रखेंगे। नहीं आया? और बहुत बच्चों वाली बात है। P बराबर Q गुना 2A, Q दे रखा है और 2A में आपको थोड़ी मशक्कत करनी थी। +15 -15, टोटल डिस्टेंस 0 मत कर देना। साधो, एक +15 की दूरी है, एक -15 दूरी कभी नेगेटिव है, दूरी कभी ऋणात्मक होती है क्या? नहीं। तो 15 और 15 कितनी होगी? 30 होगी। गुणा कर ले, कितना आंसर आता है? P बराबर, देख 0 का हिसाब तो बाद में कर देंगे। 25 को 3 से गुणा कर कितना होगा? 75। एक के बाद पॉइंट लगा दे तो 7.5 दिखा कि नहीं दिखा बता। अब 0 उनको हिसाब कर, -2 प्लस की 1 माइनस की 1 रह गई। अरे -7 और 2 -9 और 1 कम कर दे यार, -8 कूलाम इंटू मीटर। परिमाण समझ में आया कि नहीं आया? दिशा कैसे निकाली जाए? क्या दिशा बताई मैंने आपको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सदिश राशि है और दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। भाई साहब ऋणावेश कौन सा है? देख, QA ऋणावेश है कि QB ऋणावेश है? ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो दिशा होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर। ऋणावेश कौन सा है? B है, याद रखना। तो दिशा होगी एक तरीके से B से A की ओर, और B से A तो -z अक्ष है। नहीं आया? A से B होता तो, अरे ये तो बोर्ड से बाहर है और ये बोर्ड के अंदर है, तो बाहर से अंदर की ओर तो -z अक्ष हो गया ना, और अंदर से बाहर आया होता तो प्लस का z अक्ष होता। तो कई बुकों में देखो, बहुत बेहतरीन आंसर इसका। P आपका आ गया, बहुत अच्छी बात है, पर मैं इसका एक और अच्छा आंसर लेके दिखाता हूं, हो सकता है आपको आंसर दिख भी जाए, पर अच्छा आंसर होगा इसका साहब। P वेक्टर बराबर 7.5 गुणा 10 की घात -8, और ब्रैकेट में लिखा होगा -k कैप कूलाम इंटू मीटर। अब समझ में आया क्या? ये -k कैप क्यों लगाया, ये कहानी समझ में आई? अरे याद करो, इकाई सदिश x दिशा में i कैप, y दिशा में j कैप, z दिशा में k कैप, -z दिशा में है इसलिए -k कैप। और अगर इतना नहीं दिमाग चलता है तो आप कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख सकते हो कि दिशा B से A की ओर अर्थात -z अक्ष के अनुदिश होगी।
आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से माइनस के कैप लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको इकाई सदिश की नॉलेज भी होनी चाहिए। नोट करें जल्दी से भैया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी में भी है ये और पुरानी आरबीएससी की बुक में भी था ये क्वेश्चन सेम। ठीक है, द्विध्रुव पर जितने क्वेश्चन संभव थे ना अपन ने ऑलमोस्ट सब कर लिए हैं। अब द्विध्रुव से फ्लक्स निकालने वाले क्वेश्चन है वो अलग है, वो हम गाउस की जब थ्योरम पढ़ेंगे तो फ्लक्स निकालना सिखाएंगे द्विध्रुव की वजह से। ऐसे भी तो हम द्विध्रुव की वजह से विभव भी निकालेंगे, द्विध्रुव में बलागुण भी निकालेंगे, द्विध्रुव में ऊर्जा भी निकालेंगे। बहुत बहुत लंबा पोर्शन है ना, वो बाद की बात है। पर विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण संबंधी जो क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। पूरा लेक्चर समझ में आ गया ना? 2-3 मेन बातें हैं जो लेक्चर में ध्यान रखने योग्य हैं। सबसे पहला जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कह के स्टार्ट किया था, विद्युत द्विध्रुव। आप समझ रहे होंगे, वास्तव में जाहिर है अगर किसी बच्चे को द्विध्रुव की नॉलेज नहीं है तो उसका तो पूरा खेल ही खराब हो जाएगा आने वाले 2-3 लेक्चर कम से कम। तो द्विध्रुव की समझ में आ गया ना? द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? 2 आवेशों का समूह, समान परिमाण, विपरीत प्रकृति और बीच की दूरी कहो या विस्थापन। विस्थापन क्यों कहता हूं, समझ में आ गया ना? सदिश राशि है इस वजह से। तो अल्प हो उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। आदर्श अवस्था में कब होता है? Q टेंस टू इनफाइनाइट एंड 2a टेंस टू 0। आवेशों के परिमाण उच्च हो, मध्य की दूरी नगण्य हो तो द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आदर्श अवस्था में कहलाता है। फिर हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या सूत्र था? P बराबर Q इंटू 2a। उम्मीद है हर बच्चे को याद हो गया होगा अब तक तो, है ना, कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के विस्थापन का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P बराबर Q इंटू 2a, मात्रक कूलाम इंटू मीटर, डिवाई भी नाम बताया मैंने आपको। खैर सदिश राशि है, दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। फिर 2 नाम और बताया आपको मैंने आज इसमें, अक्ष और निरक्ष। अक्ष कहां होता है? आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। और अक्ष का एक दूसरा नाम अनुदैर्ध्य है। और निरक्ष अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरती है, इसका नाम अनुप्रस्थ भी है, इसका नाम विषुवतीय तल भी है। फिर हमने क्वेश्चन किए। पहले क्वेश्चन में देखो P बराबर Q इंटू 2a में 3 चीज हैं, P, Q और 2a। 3 में से कोई 2 देगा और एक आपसे पूछ सकता है। एक सवाल में आपको ट्रायंगल वाला कराया, दिमाग में आ गया ना? -Q प्लस 2Q, ये तो द्विध्रुव हो ही नहीं सकता। प्लस 2Q को मैंने 2 भागों में बांट के लिखा तो 2 द्विध्रुव थे, 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे थे, समान परिमाण था QA, तो परिणामी √3 QA आ गया। और एक आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। थीम एक ही है, P बराबर Q गुना 2a, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है। और आवेश जो कुल आवेश होता है द्विध्रुव का हमेशा ही कितना आएगा? 0, क्योंकि एक प्लस Q है और एक क्या होता है? -Q। क्लियर वही बात यहां तक है ना? तो टाइम हो गया है आज का। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे और बाकी फिर कल देखते हैं ना। आने वाले दोनों लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई, द्विध्रुव संबंधी होंगे शायद, हो सकता है वो तो पता चलेगा कल कितना टाइम लगता है इसमें। अक्ष पढ़ेंगे पहले तो अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का भी नहीं है इतना, आज के लेक्चर में से कोई 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, छोटा मोटा है ना। बाकी द्विध्रुव की वजह से अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे अपन, द्विध्रुव की वजह से निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे अपन, द्विध्रुव की वजह से बलाघूर्ण निकालेंगे अपन, अक्ष के विद्युत क्षेत्र निरक्ष के विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करेंगे आपस में, और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको करेंगे। ठीक है, बाकी फिर कल देखते हैं ना। और हाँ, ये वीडियो को भाई लाइक सबको करना है ना, कल देखते हैं बाकी।